सो हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका इस लाइव ट्रेनिंग में। आज हम लोगों का 5वां दिन का ये ट्रेनिंग है, 5th डे ट्रेनिंग है। इससे पहले हमने 4 दिनों का ट्रेनिंग कर लिया है। याद रखिए, अभी आप लोगों का नया सिलेबस शुरू हुआ है, नया कोर्सेज में आप एंटर किए हैं। यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट है आपको पेशेंस रखना। ध्यान रखिए, जब भी आप क्लास में आते हो इन टाइम आना जरूरी है और पेशेंस रखना जरूरी है। जब भी हम कुछ नया चीजें सीखते हैं तो उसमें समय देना जरूरी है। कहावत है, हमारे गुरु कहते हैं, अगर आपको एक अचीवमेंट चाहिए तो आप अपने स्किल और नॉलेज पर कंटिन्यू काम करते रहिए और कंटिन्यू काम कीजिएगा तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। इसका एक सारांश हमने निकाला है, समय को भी समय की जरूरत होती है। इसलिए अगर आप कंसिस्टेंसी बने रहते हैं, लगातार क्लास आ रहे हैं इन टाइम पर और पूरा डिसिप्लिन के साथ जो 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 हमने अभी तक करा दिया है, पूरा डिसिप्लिन के साथ अगर क्लास में रहते हैं तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। यानी यू हेल्प मी, आई हेल्प यू आउट। मतलब अगर आप मेरी मदद करोगे तो हम आपकी मदद कर पाएंगे। यदि आप हमारी मदद नहीं करोगे तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी क्लास आओ तो पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन और डिसिप्लिन को फॉलो करना जरूरी है। आज के इस सेशन में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम गो थ्रू कर लेते हैं अभी तक के सेशन में हमने क्या क्या चीजें सीखा। पहले दिन हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन कराया था हमारे बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में, सेंटर से रिलेटेड कैसे जानकारी चाहिए, किस तरीके से हमें चेक करना है, हमारा सपोर्ट प्रोसेस क्या है, ये सारा डिटेल्स हमने बताया। उसके बाद हम चले गए थे मैप 1 में, जिसमें हम माइंडसेट से रिलेटेड सारा कुछ बात किए थे। माइंडसेट के बाद हम चले गए थे रूल्स एंड रेगुलेशन पर। आपको किस तरीके से आना है, हमारे तरफ से किस तरीके से क्लास मिलेगा, हमारे लैब टीचर, सपोर्ट टीम या ब्रांच मैनेजर या सेंटर डायरेक्टर का क्या क्या रोल रहता है, किसका किस पोजीशन पे क्या काम रहता है, ये सारा डिटेल्स हमने आप लोगों को दे दिया। उसके बाद हम चले गए थे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पर। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पर जब वहां पे हम लोग चले गए थे तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में हमने सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में समझा। कंप्यूटर के बारे में समझने के लिए हमें कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ना जरूरी था। फंडामेंटल के अंतर्गत हमने फंडामेंटल क्यों पढ़ना चाहिए, फंडामेंटल का महत्व क्या है, अबाउट कंप्यूटर, कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानने के लिए गए थे। कंप्यूटर क्या है, कितने प्रकार का है, कंप्यूटर में कौन कौन सा पार्ट्स होता है, किस पार्ट्स का काम क्या होता है, ये सारा कुछ हमने सीखा, जाना और स्टार्ट किया लास्ट में। नेक्स्ट डे जब कंप्यूटर हम स्टार्ट करके इससे प्रीवियस डेज में आए थे, उससे अगले दिन हम लोग पढ़े थे अब कंप्यूटर में डाटा को किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है, किस तरीके से कंप्यूटर का मेमोरी काम करता है, इंसान का मेमोरी और कंप्यूटर की मेमोरी में क्या डिफरेंट है, ये सारा कुछ हम आप लोगों को समझा चुके हैं। आज के इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले हैं, क्योंकि रैम रोम यानी कि सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी पढ़ना है। आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस इंटेंशन के साथ आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों का यहाँ तक क्लियर है और आप लोगों को भी पता है हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अभी हम संकल्प नीति के अंतर्गत है। संकल्प नीति कोर्स का नाम है, बेसिक नॉलेज के कोर्स का नाम है। जो भी आपने किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया होगा, डीसीए, पीजीडीसीए, डीसीटीटी, लेकिन शुरुआत होता है संकल्प से। अभी हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत हैं, जिसमें हम लोग मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हैं। मेमोरी के बारे में इससे पहले हम नॉर्मल लाइफ के मेमोरी के बारे में पढ़े थे और कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर के हिसाब से मेमोरी कितने प्रकार का होता है। अभी हम प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत हैं। प्राइमरी मेमोरी में हमने रैम के बारे में पढ़ा था, रोम के बारे में पढ़ा था। रैम के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग हैं रोम के अंतर्गत। कहाँ है, रोम के अंतर्गत। अब रोम पे थोड़ा ध्यान दीजिए मनोज जी मेरे तरफ। रोम के सामने में जब रोम देखना होगा तो रोम किस तरीके से दिखाई देता है, इस तरीके से, इस तरीके से आपके सामने में रोम दिखाई देता है। ओके,
अब जब हम लोग रोम देख लेते हैं, अब जब हम लोग रोम देख लेते हैं तो रोम के बाद रोम कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार का रोम होता है। एम रोम, पी रोम, फ्लैश रोम, ईपी रोम और ईपी डबल ई पी रोम। अब एम रोम यहां तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लियर है सबको? एक बार थंब दिखाइए चैट एंड कमेंट में, एक बार यस लिखा है करके दिखाइए। ओके, एक्सीलेंट। एम रोम क्या होता है इसको समझिए। जब भी कोई भी रोबोटिक्स मशीन ऑटोमेटिक काम करता है, इसका मेन जो आउटपुट दिया जाता है या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो एम रोम की वजह से दिया जाता है। एम रोम की वजह से ऑप्टिकल दिया जाता है। एम रोम का ये इस तरीके से सीक्वेंस है जो एम रोम काम करता है, थोड़ा बारीकी से ध्यान देंगे। एम रोम के बाद आ गया पी रोम। ये एम रोम के बारे में थोड़ा सा और अगर जानना है, कह रहा है यह सबसे पुराना रोम है जिसका डाटा विनिर्माण, मतलब एक बार फिर बनाया फिर बनाया फिर बनाया, इसका काम ही होता है बनाना, के समय एकीकृत सर्किट निर्माण के माध्यम से पूर्व कॉन्फ़िगर किया जाता है। मतलब आप जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कंप्यूटर को, जो समझाने का काम होता है वो आपका एमरोम का काम होता है। कह रहा है कि उपयोगकर्ता एमरोम चिप के भीतर संग्रहित निर्देश को नहीं बदल सकता। जब हम कोई डाटा डाल देते हैं तो वो ऑटोमेटिक चेंज होता है, हमारी तरफ से कुछ भी चेंज नहीं होता। अगर इसी चीज को इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दिया जाए, इंग्लिश में समझाया जाए तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कंप्यूटर में जब भी हिंदी लैंग्वेज यूज करोगे थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। कह रहा है इट इज द ओल्डेस्ट रोम। अब यहां तक तो आप लोग पढ़े हैं, इट इज एम आर, ये सब चीज ऑलरेडी हम लोग पढ़ करके आज इस क्लास में मौजूद है, इसलिए कह रहा है इट इज द ओल्डेस्ट रोम, यह सबसे पुराना रोम है। होस डाटा इज प्री कॉन्फ़िगर बाय इंटीग्रेटेड सर्किट। जब भी इंटीग्रेटेड सर्किट इसको क्या करता है? प्री कॉन्फ़िगरेशन करता है, यानी कि जो हम एक बार सर्च करते हैं दोबारा उसी को सर्च करने में समय नहीं लगता है, दोबारा उसको सर्च करने में समय नहीं लगता है। कह रहा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ड्यू टू दिस, क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द टाइम मैन्युफैक्चरिंग ड्यू टू दिस। ओके, ये होता है एमरोम के बारे में, स्टोर करने के लिए सारा कुछ, ये एमरोम का एक छोटा सा एग्जांपल है। ओके, एमरोम के बाद अब आ जाता है पीरोम। पीरोम क्या है इस चीज को समझिए, पीरोम क्या है इस चीज को समझिए। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को एमरोम का सारा जानकारी मिल चुका है, अब हम लोग पीरोम के बारे में, पीरोम क्या होता है इसके बारे में समझिए। ये सब क्यों जानना जरूरी है? ताकि हम किसी भी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा जब देंगे ये क्रैक करने में आसानी होगी। वहां पे पूछा जाता है रोम कितने प्रकार का होता है, तब यहाँ पे बता सकते हैं। कह रहा है इट इज ए डिजिटल रोम। पी रोम जो होता है वो क्या होता है जी? डिजिटल रोम। अगर पूछा जाए पी रोम कौन से रैम के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है डिजिटल रोम के अंतर्गत आता है। कह रहा विच ओनली वंस अलाउ राइट एनी इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम, यानी ये इजाजत देता है किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को लिखना। राइट मतलब लिखना, राइटिंग से रिलेटेड। दिस इज डन यूजिंग ए स्पेशल पीरोम प्रोग्राम और बर्न डिवाइस। दैट मीन्स इसका उपयोग स्पेशल प्रोग्राम के लिए किया जाता है। जो आप लिख रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, किस प्रोग्राम को ये इंफॉर्मेशन देगा, उनके लिए इसका यूज किया जाता है। मान लो हम सिर्फ लिखने का काम कर रहे हैं तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना होता है। अगर हमें ढूंढने के लिए करना होता है तो गूगल सर्च में जाना होता है, या आप कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्राम ढूंढ रहे हैं हमें दिस पीसी में जाकर के सर्च के अकाउंट में लिखना होता है। ये कह रहा है कि जैसा आपका बर्नर है, जैसा आपका कार्य है, उसके अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम को ढूंढने के लिए देता है। तो ये होता है हमारा पीरोम। पीरोम के बाद समझो हमारा होता है फ्लैश रोम। ये क्या होता है? ये हमारा फ्लैश रोम हो गया। अब वो फ्लैश नहीं समझना कि हम लोग वो स्क्रीन जब फोटो खींचते हैं वो वाला फ्लैश नहीं है। ये फ्लैश रोम क्या है ध्यान से देखना। कह रहा है दिस टाइप ऑफ रोम, ये भी एक रोम का ही टाइप है, कैन बी प्रोग्राम्ड और
राइटिंग इन अ स्मॉलर यूनिट। यानी जब आप बड़ा वर्ड लिखते हो तो कंप्यूटर बड़े वर्ड को नहीं समझता है, कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम को समझता है, 0 और 1 को। लेटर नहीं समझता है, अल्फाबेट नहीं समझता है, आप क्या लिख रहे हैं, राम इज ए गुड बॉय लिख रहे हैं, उससे उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन उसे बाइनरी सिस्टम से कंप्यूटर को समझाया जाता है। जब बाइनरी सिस्टम में चलेंगे तो पता चलेगा। इसलिए अगर आप कुछ भी वर्ड लिख रहे हैं तो कंप्यूटर उसे कैसे समझेगा, उसे छोटा करने का काम होता है आपका फ्लैश रोम का। कह रहा कोल्ड सेक्टर ऑफ ब्लॉक और ब्लॉक, इसे अधिकतर सेक्टर किस किस सेक्टर में काम करना है, किस किस फील्ड में काम करना है, उसे डिफाइन किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, चिन्हित किया जाता है। It is used for transforming data between computer and digital service। यानी जो भी हमने कंप्यूटर में लिखा उसे डिजिटल दुनिया में ट्रांसफर करने का काम फ्लैश रोम का होता है। किसका होता है जी? फ्लैश रोम का। अगर कोई पूछे फ्लैश रोम का काम क्या होता है, बोलिए अगर जो भी डाटा हम लिखते हैं उसे छोटा करके डिजिटल के दुनिया में ट्रांसफर करने के लिए इनका यूज किया जाता है। क्लियर है? क्लियर है? ओके, बहुत अच्छे। अब चलते ईपी रोम क्या होता है। ईपी रोम इस तरीके से दिखाई देता है। जब भी आप कोई भी मशीन को खोलोगे उसके अंदर इस तरीके का सारा पार्ट्स दिखाई देता है, ये ईपी रोम है। कह रहा है कि दिस इन दिस टाइप ऑफ रोम, ये भी रोम का ही एक टाइप है, एक प्रकार का रोम ही है। डाटा कैन बी इरेज्ड एज वेल एज प्रोग्राम ओनली वंस। यानी ये डाटा को, जो भी प्रोग्राम पे आप काम कर रहे हैं उस डाटा को डिलीट करने का काम करता है एक बार। इट कैन स्टोर डाटा फॉर ए मिनिमम ऑफ 10 to 20 ईयर। यानी ये किसी भी डाटा को कम से कम, जो आप डिलीट भी करते हैं, 10 से 20 साल तक सेव करके रख सकता है। टू इरेज एंड प्रोग्राम EPROM, the user need to pass UV light for 40 मिनट। यानी जब हम EPROM से कुछ भी मिटाने का काम करते हैं, उस प्रोग्राम को 40 मिनट तक वो अपने पास रखता है ताकि इसे आप ले सकते हैं 40 मिनट तक, यानी 1 घंटे का आसपास। इसे उसके बाद कह रहा है कि पोस्ट दिस द डाटा कैन बी रीच्ड, इसे पोस्ट करे, डाटा को दोबारा बनाया जा सकता है। यानी कि जब भी हम लोग कोई डाटा को डिलीट करते हैं फिर उसे वापस ला सकते हैं 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर नहीं आया तो फिर उसके लिए प्रोग्रामिंग चाहिए, दिमाग चाहिए, उस तरीके का नॉलेज चाहिए, तब उसका कुछ और पैटर्न है, वहां से ला सकते हैं। आई होप ये रोम के बारे में समझ में आ रहा है। ये था हमारा EPROM। क्लियर है तो चैट एंड कमेंट में एक बार क्लियर लिख करके बताइए। अगर लाइव क्लास में है तो एक बार थंब दिखाइए। अब चलते हैं EEPROM क्या होता है। कह रहा है EEPROM, इसको ऐसे ही पढ़ते EEPROM, EEPROM क्या पढ़ेंगे? EEPROM। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से समझो क्या होता है EEPROM। ओके, अब EEPROM के बारे में अगर जानना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या चीज? सबसे इंपॉर्टेंट है पूरा रैम रोम के बारे में जानना। ओके, तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं EPROM के बारे में, क्योंकि EPROM क्या है, किस तरीके से कार्य करता है, ये अभी हम लोग रोम के अंतर्गत डिफाइन कर रहे हैं। 5 तरीके का रोम हमने पढ़ा है, अब लास्ट पढ़ते हैं EPROM। ये क्या है EPROM? इसको समझिए, ये है EPROM, ये है। कह रहा कि EPROM, इसको EEPROM भी पढ़ते हैं, EPROM भी पढ़ते हैं। कह रहा कि इज ए इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ध्यान से समझिएगा। कह रहा कि यह इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक भी पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रिकली भी बोल सकते हैं, कि जब भी इलेक्ट्रिकली डिलीट किया जाता है ये सिर्फ पढ़ने के पर्पज से किया जाता है, इसलिए कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। यह कह रहा है कि इट इज एन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्राम रोम, यानी कि इसे इस तरीके से बनाया गया है ताकि आप
डिजिटल की दुनिया में इलेक्ट्रिक से जो भी डिवाइसेस चलता है उसके दुनिया में कोई भी डाटा को, कोई भी फोटो को, कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो को इरेज किया जा सके, मिटाया जा सके। मिटाना का मतलब डिलीट अलग प्रकार का होता है, मिटाना अलग होता है। जब पेंट में जाते हैं हम लोग कुछ भी बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, उसे इरेज कहा जाता है। इरेज मतलब मिटाना होता है, मिटा भी सकता है और उसे डिलीट भी कर सकते हैं पूरा मिटाने के बाद। तो दोनों तरीके से ये काम करता है, सो यहाँ पे ओवरवेल्म नहीं होंगे। कह रहा है कि दिस अलाउ डाटा टू बी इरेज्ड यूजिंग ए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल चार्ज आफ्टर दिस। यानी अगर आप इसका यूज करते हैं तो ये क्या करता है, हाई वोल्टेज लेता है, हाई वोल्टेज। ये आपका मशीन जो है, थोड़ा सा आपको खुद पता चलेगा, इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है। कभी कभी आप देखते होंगे जब भी कोई डाटा बनाते होंगे या कंप्यूटर पे जब बैठिएगा काम कीजिएगा, तो मेन सिस्टम पे जब काम कीजिएगा तो ऑटोमेटिक लगेगा उसका फैन चलने लगा है, ऑटोमेटिक ऐसा लगेगा कुछ हो रहा है। तो उसके ऊपर जैसा लोड पड़ता है उसके अकॉर्डिंग वो खुद को रिसेबल करता है, रिन्यू करता है। तो ये होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज वोल्टेज। कह रहा कि इट कैन बी प्रोग्राम अप टू थाउजेंड्स ऑफ टाइम। मतलब ये हर एक प्रोग्राम को हजारों बार रिप्रोग्राम किया जाता है। अब इसका एक लाइन में समझो। अगर कोई पूछे आपको ईपीपी रोम का क्या काम होता है, तो बोलिएगा ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम है जो रोम का है। किसका है जी? तो रोम का है। आई होप ये अभी आपको क्लियर समझ में एक्सेलेंट, फैंटास्टिक। ये था हमारा रोम के बारे में। ये हम रोम के बारे में अभी तक हम पढ़े हैं, रोम से रिलेटेड। अब ये प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत दो टाइप का मेमोरी होता है, एक रैम और दूसरा रोम। रैम दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका पी रैम, एक होता है आपका एम रोम। अब ये एम रोम के अंतर्गत जब रोम पढ़ेंगे तो रोम कितने प्रकार का होता है जी? तो 5 प्रकार का। कौन कौन सा होता है रोम 5 प्रकार का? तो ईपी रोम, एम रोम, पी रोम और लास्ट ईपीपी रोम। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत दो प्रकार का मेमोरी पढ़े हैं। सेकेंडरी मेमोरी में 3 प्रकार का हम लोग मेमोरी पढ़ने वाले हैं। लेट्स ध्यान दो। एक होता है हार्ड डिस्क या एसएसडी कहते हैं, दूसरा होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और तीसरा होता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव हम में से हर कोई जानता होगा इसका काम क्या होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी वाला जो ड्राइवर होता है वो कॉम्पैक्ट डिस्क कहलाता है। हार्ड डिस्क अभी हमने जब आपको सीपीयू के अंतर्गत क्या क्या होता है तो उसमें हम दिखाया था आप लोगों को हार्ड डिस्क किस तरीके से दिखाई देता है। अगर आपको कंप्यूटर को फास्ट चलाना हो, आप फास्ट काम करना चाहते हैं, तो हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी लगाया जाता है। आज के समय में एसएसडी लगाया जाता है। तो ये होता है हमारा हार्ड डिस्क, ये होता है हमारा हार्ड डिस्क। ध्यान से देखिएगा हार्ड डिस्क का काम क्या होता है। थोड़ा सा इसे सही करता हूं ताकि आप लोगों को भी दिखाई दे। ओके, चलो हार्ड डिस्क का मतलब समझो। हार्ड डिस्क क्या होता है? ये हो गया हार्ड डिस्क का फिगर, इस तरीके से दिखाया जाता है। कह रहा है कि ये हार्ड ड्राइव और हार्ड डिस्क, हार्ड एचडीडी को हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं या हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, इज ए टाइप ऑफ डाटा स्टोरेज डिवाइस। जो भी कंप्यूटर में डाटा बनाते हैं ऑफलाइन सेव रखने के लिए, वो सारा कुछ इसी के अंतर्गत सेव होता है जी। ध्यान से देखो, इसी के अंतर्गत सेव होता है। कह रहा है कि डेट इज यूज ए लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसका उपयोग मुख्यतः लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर में किया जाता है। एन एच डी डी इज ए नॉन वोल्टेड स्टोरेज डिवाइस विच मीन्स इट कैन रिटेन द स्टोर डाटा। मतलब ये जो डाटा है, ये जो एचडीडी है, ये स्पेशल आपके स्टोरेज के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पे देखो स्पेशल स्टोरेज ड्राइवर है, जिसका अर्थ होता है डिवाइस को बिजली की आपूर्ति ना होने पर संग्रहित डाटा को बनाए रखना। मतलब जब भी हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे तो भी ये डाटा को सेव रखे। यहाँ पे कह रहा है कि डाटा इवन व्हेन द नो पावर ऑफ सप्लाई टू द ड्राइव। यानी ये जब हार्ड डिस्क में हम लोग कोई भी डाटा को सेव रखते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी रहे या ना रहे, तो भी डाटा इसमें रहेगा।
जैसे हम लोग मेमोरी कार्ड यूज करते थे, तो मेमोरी कार्ड यूज करते थे तो क्या हमेशा मोबाइल में लगा कर रखते तो ही मेमोरी कार्ड काम करता है, या तो ही उसमें हमारा ऑडियो वीडियो रहता है? तो नहीं। जब भी आप उसमें लाइट दो, नहीं दो, या उसको सप्लाई दो, नहीं दो, तो भी ये डाटा को सेव रखता है, जिससे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क कहा जाता है। हम लोग मेमोरी को अच्छे से जानते हैं। अब एसएसडी को देखते हैं कैसा दिखता है एसएसडी। ये होता है हमारा एसएसडी। आज के समय में ये एसएसडी होता है। ये जो है डिजाइन एसएसडी का है। अगर एसएसडी के बारे में भी पढ़ेंगे तो वो सेम होता है, थोड़ा सा अंतर है। कह रहा है कि एनएसएसडी और एसएसडी का पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब याद रखना, ये लेटेस्ट में चल रहा है। जब भी आप कहीं एग्जाम देने जाओगे, कहीं इंटरव्यू देने जाओगे, तो पूछ देगा बेटा बताओ एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बताना है, मेरे साथ बोलेगा सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी का मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस दैट यूजर यूजेज इंटीग्रेटेड सर्किट और स्टोरेज डाटा पर्सनैलिटी। मतलब जो भी डाटा, जो भी चीजें हम बनाते हैं खुद के यूजों के लिए, उसे हम स्टोर करके रखते हैं। कंप्यूटर में क्या करके रखते हैं? स्टोर करके रखते हैं। कह रहा कि ऑफरिंग फास्टर एक्सेस स्पीड एंड इम्प्रूव रिलायबिलिटी कंपेयर टू हार्ड डिस्क। मतलब जो हमारा हार्ड डिस्क जितना स्पीड देता था हमारे कंप्यूटर को चलाने में, उससे कई गुना स्पीड देता है एसएसडी। एसएसडी भी स्पीड देता है क्योंकि इसमें स्मूथ काम किया जाता है। आई होप हार्ड डिस्क और एसएसडी आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। हार्ड डिस्क और एसएसडी समझने के बाद अगर आपको कुछ सवाल है, कुछ डाउट है, तो हमारे चैट एंड कमेंट में लिख करके रखिए, हम इनका जवाब देंगे। या आप लाइव क्लास में हैं तो आप अपने कॉपी में लिख करके रखिए, हम सेशन के एंड में सब सवाल जवाब करने वाले हैं। ये होता है हमारा हार्ड डिस्क। अब चलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। ये क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क को ध्यान से समझो। ये हमारा सीडी जो होता है, इसे सीडी बोला जाता है। सीडी मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। हर कोई इसे देखा है, हाँ या ना? देखा है तो दोनों थंब दिखाओ। ओके, बहुत अच्छा। अब जब देखा है तो इसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों इसलिए दिया गया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कह रहा इट इज एन ऑप्टिकल डिस्क। यह एक ऑप्टिकल डिस्क है, स्टोरेज डिवाइस डेट स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। ये भी एक तरह का स्टोरेज डिवाइस ही है जो विभिन्न प्रकार के डाटा को रखने के लिए किया जाता है। मैक्सिमम टाइम सच एज ऑडियो रखा जाता है, इसमें वीडियो रखा जाता है, कोई फाइल रखा जाता है, या कोई इंफॉर्मेशन आपके थ्रू है, इसे रखा जाता है। करेक्ट। सीडी को जब भी यूज लाइट के थ्रू यूज किया जाता है। सीडी यूज लाइट टू read and write data from CD। सीडी जब भी हम लोग सिस्टम में लगाते हैं तो सीडी में जो भी डाटा रहता है वो लाइट के थ्रू चलता है। अब इसके अंदर नहीं जाएंगे, डेप्थ में नहीं जाएंगे, नहीं समझना है कि लाइट क्या होता है, किस तरीके से चलता है। अगर आपने कभी भी वीसीडी देखा होगा, वीसीआर पहले के समय में चलता होता, वीसीडी देखा होगा, और खराब हो जाता तो मिस्त्री जब चेक करता है बना करके, तो उसमें देखता होगा इस तरीके से चलते रहता है, नीचे से एक लेंस टाइप का, और लेंस से लाइट निकलता है, तो उससे इसे पढ़ा जाता है। उस मशीन से इसे पढ़ा जाता है, जो कि आपका सीडी होता है। आई होप सीडी के बारे में भी आप लोगों को पता चल चुका है और क्लियरली समझ में आ चुका है। अब सीडी के बाद होता है पेन ड्राइव। ध्यान से देखो, क्या हमने इसे देखा है? आप में से कुछ स्टूडेंट के पास ये होगा भी, या कुछ के घर में होगा, या बड़े बुजुर्ग यूज करते होंगे जो कंप्यूटर से रिलेटेड है या टेक्निकल से रिलेटेड है। ये होता है सीडी। जरूर नहीं, सॉरी, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जरूर नहीं कि इसी तरीके का हो, विभिन्न प्रकार का पेन ड्राइव आने लगा है, लेकिन साइंस इसी का है, मतलब लगभग इसी तरीके से दिखाई देता है आपको। कह रहा है कि ए फ्लश ड्राइव, यानी पेन ड्राइव को भी फ्लश ड्राइव
अब ध्यान से देखना, किसी भी डाटा को जब हम स्टोर करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं। तो जब भी हम डाटा को स्टोर करते हैं तो ये जरूर नहीं कि आपका 1 किलो का हो, 1.5 किलो का हो, 2 किलो का हो या 5 किलो का हो। ये सिंपल है, आपका 30 ग्राम का डाटा रहता है। कितने का रहता है? 30 ग्राम का ये रहता है, 40 ग्राम का रहता है। अलग अलग तरीके का अलग अलग डिवाइस रहता है। आई होप ये भी आप लोगों को क्लियरली समझ में आ चुका है किस तरीके से हम लोग को डाटा स्टोरेज किया जाता है, पेन ड्राइव में, सीडी में या एचडीडी में। क्लियर है? तो चैट एंड कमेंट में आ रहा है। पेन ड्राइव हम लोग ऑलरेडी समझते भी थे, देखे भी हैं और जानते भी हैं। पेन ड्राइव के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन इसलिए किया गया ताकि आप लोगों को पता चल सके हमारे अंदर या हमारे कंप्यूटर के अंदर किस किस टाइप का मेमोरी होता है, किस किस टाइप का मेमोरी होता है और किस तरीके से ऑफलाइन भी इसे स्टोर किया जाता है। ये था हमारा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जब हम लोग समझ गए हैं तो ये पता चल गया कि मेमोरी का जो टाइप था हमारा, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंतर्गत 2 प्रकार का मेमोरी आता है, रैम मेमोरी और रोम मेमोरी। और सेकेंडरी के अंतर्गत 3 प्रकार का मेमोरी आता है, हार्ड डिस्क ड्राइव या एसएसडी बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव। ये था हमारा सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत। आई होप क्लियरली आप लोगों को प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी समझ में आ चुका है। ये था कंप्यूटर टाइप के हिसाब से मेमोरी कितने प्रकार का होता है। मेमोरी के बाद आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन है, अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के ऊपर। ध्यान से समझना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है। अब आप देखे होंगे जब भी आप कहीं जाते होंगे घूमने के लिए तो क्या कहता है, ये मार्केट का लोग है और ये देहात का लोग है। सिंपल मेरे हिसाब से समझो तो जो बाजार का लोग होता है वो सॉफ्ट होता है और जो देहात का लोग होता है वो हार्ड होता है। सॉफ्ट मतलब ये हो गया कि उसे आसान आसान काम दो तो अच्छे से करेगा, कहीं हार्ड काम दिया तो वो नहीं कर पाएगा। सेम प्रोसेस आपका सिस्टम, लैपटॉप, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक डिवाइस में भी होता है। सॉफ्टवेयर का मतलब समझो जिसे हम ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे उठा करके एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, तो वो हमारा हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर अभी जो हम लोग सीख रहे हैं वो क्या है? अभी जो हम लोग सीख रहे हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर है। हम लोग अभी जो सीख रहे हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है, यानी हम आगे चल करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाएंगे अगर इस फील्ड में अच्छे से काम कर पाएंगे तो। सॉफ्टवेयर हमारा सॉफ्टवेयर के लिए होता है, हार्डवेयर हमारा हार्डवेयर के लिए होता है। याद रखना। अगर हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंदर जाए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंदर जाए तो ध्यान से समझ, जब भी कोई भी यूजर कंप्यूटर पे बैठ करके कुछ भी कार्य करता है तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है जी? सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर पर बैठ करके कुछ भी यूज करता है तो जब उसी कंप्यूटर को, ध्यान से समझना, जब उसी कंप्यूटर को कोई यूज करता नहीं है, सिर्फ उसे सर्विस देता है, ठीक ठाक करता है, एक पार्ट चेंज करता है, दूसरा पार्ट चेंज करता है, जब भी पार्ट्स चेंज करने की बारी आती है तो वो हार्डवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। अब इसके डीप थ्योरी में चलते हैं। ध्यान से समझो, थोड़ा सा डीप थ्योरी क्या कहता है। एक कंप्यूटर सिस्टम इज डिवाइडेड टू कैटेगरीज। कंप्यूटर सिस्टम को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल एंड विजिबल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम सच एज मॉनिटर। मतलब हार्डवेयर वो है जो आपको दिखाई दे रहा है, जिससे आप फिजिकल वे में देख रहे हो, छू सकते हो, देख सकते हो। जैसे मॉनिटर, इससे हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस, ये सब हमारा क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है।
जो भी डिवाइसेज अभी आपके सामने में दिखाई दे रहा है, ये सब हार्डवेयर कहलाता है। हमारी शरीर, ये सब हार्डवेयर कहलाता है, परंतु हमारी आत्मा, ये हार्डवेयर नहीं कहलाता। सॉफ्टवेयर ऑन द अदर हैंड, उसी तरीके से सॉफ्टवेयर दूसरे प्रकार से समझो, refer to a set of instruction which enable the hardware to perform a specific set of tasks। हार्डवेयर के मदद से हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं वो सब हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगर इसी चीज को हिंदी में पढ़ना चाहो, समझना चाहो तो पढ़ करके आप समझ सकते हो। सेम चीजें हैं जो हमने इंग्लिश में बताया। अब ये जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, तो जो हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी टाइप होता है। जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो दो प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। ध्यान समझना, पहले सॉफ्टवेयर हम लोग सीख रहे हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में जानना जरूरी है। ध्यान से देखिए, सॉफ्टवेयर दो प्रकार का है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारा एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर पूछा जाए सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है तो हम बोलेंगे दो प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और हमारा ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो इस तरीके से रहता है, हमारे कोई भी फाइल या कुछ भी हम लोग कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं, कोई फाइल कुछ भी अगर हम लोग कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं तो ये सब हमारा क्या कहलाता है जी, कोई प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर जब भी आप देखोगे वो इस तरीके से दिखाई देता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हम लोग किसी भी एप्लीकेशन, कोई भी ऐप जब यूज करते हैं, ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब चलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। ध्यान से देखना, सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले एक बार फिर से समझ लो। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर को रन करता है, चाहे वो आपका लाइनेक्स का हो, एप्पल का सिस्टम हो, विंडोज का हो, या कोई भी अदरवाइज सिस्टम हो, सॉफ्टवेयर हो। तो ये सब जो है सिस्टम के सेटिंग में किया जाता है ताकि आपका सिस्टम रन कर सके। बिना, याद रखना एक चीज ध्यान दो, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर का कोई भी कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं चल सकता। इसलिए कंप्यूटर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल करना कंप्यूटर में जरूरी है। अब जब सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोग कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो हमारा सिस्टम ओपन हो जाता है। जब भी सिस्टम ओपन होता है तो किसके माध्यम से होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अगर सवाल पूछा जाए कहीं भी, हमारा जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, जब भी ओपन किया जाता है कौन सा सॉफ्टवेयर की मदद से ओपन होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से। अब जो भी हम लोग काम करते हैं वो सब किसके अकॉर्डिंग करते हैं, एप्लीकेशन के मदद से। चाहे हम ऑफिस पैकेज यूज करें, इंटरनेट यूज करें, गेम खेले, कुछ भी खोले, या पीडीएफ यूज करें, या कोई एनिमेशन, कोई मैसेज भेजे, ये सारा कुछ हम लोगों का जो काम होता है वो किसके थ्रू होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है जनरल पर्पस के लिए, जिसमें राइटिंग से रिलेटेड काम किया जाता है, डाटा एंट्री से रिलेटेड काम किया जाता है। इस दुनिया में मैक्सिमम जितना भी ऑफिस से रिलेटेड काम किया जाता है वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आई होप सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप लोगों को क्लियरली समझ में आ चुका है। अगर क्लियरली समझ में आ चुका है तो थंब दिखाइए और चैट एंड कमेंट में एक बार क्लियर लिख करके बताइए। वेरी गुड, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, बहुत अच्छे। अब चलते हैं हम लोग हार्डवेयर के अंतर्गत। हार्डवेयर क्या होता है, हम जो भी पार्ट्स अभी हम देखें ये सब हमारा क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। ध्यान से देखो, ये सब हार्डवेयर कहलाता है जो कंप्यूटर के अंदर रहता है, चाहे मॉनिटर हो, या जो वीडियो किट हो, या हमारा जो सिस्टम का फैन हो, प्रोसेसर हो, क्योंकि ये सब हम देख सकते हैं। ये सब हमारा क्या कहलाता है जी, हार्डवेयर कहलाता है। ये हमारा पूरा जो है हार्डवेयर का ये पार्ट्स है। जब भी एक कंप्यूटर में यूज किया जाता है इतना पार्ट्स को यूज किया जाता है सीपीयू के अंदर। ये तो मॉनिटर अलग हो गया, इन्हीं का एक पार्ट्स है, ये नहीं रहेगा तो काम ही नहीं करेगा। ये होता है हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर को सिंपल रखता हूँ, हार्डवेयर के अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही पढ़ाई करनी है।
ये था हमारा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में दो प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने के लिए किया जाता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे ऑफिस से रिलेटेड कार्य को करने के लिए किया जाता है। अगर आपके पास दो ऑप्शन हो, किसी का दो में से कोई एक ही सॉफ्टवेयर आपको खरीद करके आपके सिस्टम में डालना हो, ध्यान से समझना, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन हो लेकिन दो सॉफ्टवेयर है, दोनों में किसी एक को खरीदना हो, चाहे आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खरीदो या सिस्टम सॉफ्टवेयर खरीदो, तो पहले किसको प्रेफर करोगे बताओ? जी नहीं, पहले हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर को प्रीफर करेंगे, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जब तक कंप्यूटर हम डालेंगे नहीं तो कंप्यूटर हमारा ओपन नहीं होगा, यानी आंख नहीं खोलेगा। जब आंख नहीं खोलेगा तो हम काम कहाँ से कर सकते हैं, देख कहाँ से सकते हैं। इसलिए जब भी हम लोग जगते हैं तो वो हमारा सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तब जाकर के हमारा मेमोरी काम करना शुरू कर देता है, मेरा हार्डवेयर काम करना शुरू कर देता है, तो वो हमारा ऑफिशियल वर्क होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बाद हमारा अगला टॉपिक है 7th नंबर में ओएस। ओएस क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ओएस का मतलब क्या हो गया जी? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसका कोर फंक्शन क्या होता है, रिसोर्स और मैनेजमेंट क्या होता है और इसका यूजर इंटरफेस कैसा दिखाई देता है, कुछ एग्जांपल जानने वाले हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जानने वाले। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। कह रहा कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस इज द कोर सॉफ्टवेयर दैट मैनेज और कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है सॉफ्टवेयर को भी और हार्डवेयर को दोनों को जोड़ के रखना, और दोनों के बीच में जो भी वर्क होता है उसे रिसोर्स कहा जाता है। कह रहा है कि प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म, ध्यान से समझना, प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन टू रन एंड अलाउइंग यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। यानी ये एक यूजर को और एक हार्डवेयर से, यानी आपका जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है हार्डवेयर समझो, और यूजर जो है, इन दोनों को जोड़ने के लिए इंटरेक्ट किया जाता है, जोड़ने के लिए इंटरेक्ट किया जाता है ताकि आप कोई भी काम को कर सके। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब इसके कोर फंक्शन की अगर हम बात करें, कह रहा कि द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट इन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। हम बताए थे आपको, ये एक कंबाइन क्रिएट करता है, एक रिसोर्सेस क्रिएट करता है कि हमारे और आपके बीच में आज जैसे कनेक्शन हुआ है एडमिशन के थ्रू, कोर्स के थ्रू या कंप्यूटर कोर्स के थ्रू, जैसे भी आज आप हमको देख रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं, ये इंटरेक्ट कहलाता है। ये इंटरेक्ट कहलाता है जो इंटरमीडिएट करता है, हम आपके बातों को समझ रहे हैं, आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, इसे कहा जाता है कोर फंक्शन। कंप्यूटर और हार्डवेयर, जैसे एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में दोनों के वर्ड को समझा जाता है, दोनों के फीलिंग्स को समझा जाता है, तो ये कोर फंक्शन के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम और एक यूजर के थ्रू समझा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है हैंडलिंग करता है आपको टास्क को मैनेज करने के लिए, जो भी मेमोरी को आप सेट करना चाहते हो वो कर सकते हैं, प्रोसेसिंग के लिए, इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए, और जो भी एप्लीकेशन आप चला रहे हैं। मान लीजिए हम एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जिसका नाम है एक्सेल। अब एक्सेल में जो भी हम डाटा डालेंगे वो हमारा इनपुट होगा। जब उस डाटा को हम कोई फार्मूला या कोई एमपीएल लगाएंगे, माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आगे जाकर के सीखने वाले, जब लगाएंगे तो फिर इसका यूज क्या होगा, किस तरीके से तैयार करेगा, तो इसे कोड फंक्शन कहा जाता है। अब अगर हम रिसोर्सेज और मैनेजमेंट की बात करें तो ये कैसे रिसोर्स किया जाता है, किस तरीके से ये मैनेज करता है। कह रहा कि इट एलोकेट एंड मैनेज रिसोर्सेज लाइक, ये क्या करता है, सीपीयू टाइम को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, स्टोरेज को मैनेज करता है, और जो भी नेटवर्क कनेक्शन है, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे लाइव क्लास में जब रहते हैं तो आप देखते होंगे कभी कभी आपका कनेक्शन आपके तरफ से अगर कोई लूज कनेक्शन हो गया तो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता होगा, फिर ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता होगा, ऑटोमेटिक कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो जाता होगा, तो ये होता है, ये ऑनलाइन की दुनिया में होगा। जब भी आप ऑन करते हैं
किसी ऐसे एरिया में चले जाओ जहाँ नेटवर्क पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, कुछ बातें आपके पास समझ में आएगी, कुछ बातें उनको नहीं समझ में आएगी, तो फिर आप पूछते हैं क्या बोली, फिर से बोलिए, आवाज कट रही थी या आवाज ब्रेक हो रहा है। ऐसे हम लोग करते हैं ना। ये कहते हैं ये सारा कुछ मैनेज करता है, इंश्योरिंग एफिशिएंट एंड फेयर एक्सेस और डिफरेंट प्रोग्राम एंड यूजर। यानी ये हर एक प्रोग्राम के लिए अलग अलग तरीके से यूज करता है, हर एक यूजर के लिए अलग अलग तरीके से उपयोग आता है। अब ये दिखाई कैसा देता है, इसका यूजर इंटरफेस क्या है, जो यूजर है, जो उपयोग करने वाला है, उसका इंटरफेस क्या है। ध्यान से देखो, पीछे मत देखो, पीछे नीतीश सर खड़ा कह रहा है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड ए यूजर इंटरफेस। यूआई मतलब होता है यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, यूजर इंटरफेस। यूजर मतलब खुद को समझना। अगर मुझे कोई भी स्क्रीन या कोई भी डिस्प्ले किसी प्रोग्राम को देख करके अच्छा नहीं लगेगा तो हम उस पर काम नहीं करेंगे, मजा ही नहीं आएगा, कुछ दिन मजबूरी में काम करेंगे फिर छोड़ देंगे। ये कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, आपको कैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये इंटरफेस बनाता है। सच एज ए ग्राफिकल इंटरफेस, GUI ग्राफिकल इंटरफेस, और ए कमांड लाइन इंटरफेस, यानी आपको किस किस चीजों की जरूरत होती है। आप में से आज हर कोई फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चला रहे होंगे, चलाते हैं हाँ या ना, चलाते हैं। आप देखिए, फेसबुक में हो या व्हाट्सएप में हो, हर एक समय कुछ न कुछ 6 महीना साल भर में कुछ न कुछ नया चीज आते रहता है, कुछ न कुछ चेंज किया जाता है। क्यों? कि लोगों को जैसा जैसा जरूरत होता है उसके अकॉर्डिंग उसका इंटरफेस बनाया जाता है, उसका यूजर फ्रेंडली बनाया जाता है। उसी को बोला जाता है यूआई, मतलब यूजर इंटरफेस। यूआई मतलब यूजर इंटरफेस। जब भी आप कहीं इंटरव्यू में जाओगे, कहीं ट्रेनिंग्स में जाओगे, आपको पूछेगा बेटा बताओ यूआई मतलब क्या होता है, हमको बताना यूजर इंटरफेस क्या होता है, यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस समझने के बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। कह रहा है कि सामान्य ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड विंडोज। जो भी आपका कंप्यूटर है, मैक्सिमम अपना लोग विंडोज यूज करते हैं। विंडोज जो होता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग तरीके का होता है। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, एप्पल कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जो विंडोज बनाया जाता है वो आपको माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी बनाती है। जो भी विंडोज का सॉफ्टवेयर होता है वो माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी बनाती है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल के थ्रू बनाया जाता है या लाइनक्स के थ्रू बनाया जाता है। एंड ऑपरेटिंग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब जो बनाया जाता है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू हो, एप्पल के थ्रू हो, ये सब ओपन सोर्स बनाया जाता है। ओपन सोर्स मतलब लोगों को दे, आसानी से काम करे। जैसे आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं, एन एंड्रॉयड फॉर मोबाइल डिवाइस। एंड्रॉयड फोन जो होता है वो कौन सा होता है, मोबाइल डिवाइस के लिए होता है। क्लियर समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल में अगर पूछे कि विंडोज और एप्पल में क्या अंतर है, कहिएगा दोनों यूजर को यूज करने के लिए बनाया जाता है जो ओपन सोर्स प्रोग्राम। एंड्रॉयड मोबाइल के लिए बनाया जाता है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें कितना प्रकार का होता है, ये 6 प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ध्यान से समझना, 6 प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। पहला होता है मल्टीटास्किंग, दूसरा होता है आपको मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग। तीसरा होता है टाइम शेयरिंग, टाइम के हिसाब से भेजा जाता है। चौथा होता है रियल टाइम, अभी भेजो, अभी के अभी। चौथा होता है डिस्ट्रीब्यूट, मतलब बांटना, हम आपको भी भेज दिए उसको भेज दिए, जैसे हम लोग ग्रुप में भेजते हैं। और छठा होता है नेटवर्क। ये सारा कुछ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आता है। अब ये जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किस तरीके से होता है, ये यूजर को एक साथ कई प्रोग्राम को चलाने की अनुमति देता है। अलाउ मल्टीपल प्रोग्राम टू रन एक्यूमुलेटली, मतलब जब भी आप काम कर रहे हो, जिस वक्त काम कर रहे हो, उस वक्त आपको एक से ज्यादा मल्टीटास्किंग यूज करने का ऑप्शन देता है। अब आप मोबाइल में देखते होंगे मैक्सिमम, कोई प्रोग्राम खोलते जाते हैं आप डायरेक्ट कट कर देते हैं, बैक नहीं करते, डायरेक्ट कट कर देते हैं। तो फिर एक 3 लाइन का डॉट बना रहता है आपके मोबाइल के सबसे नीचे, जब उस पर क्लिक करते हैं तो आपको पता चलता है क्या क्या पहले से हम यूज कर चुके हैं। तो वो हमारा होता है मल्टी प्रोग्राम। क्या होता है? मल्टीपल प्रोग्राम। मल्टीपल प्रोग्राम के बाद आता है मल्टीपल प्रोसेस, उस प्रोग्राम को क्या चालू रखना है या स्टॉप रखना है।
can utilize multiple program progress sorry can utilize multiple processor और कोड सिंप्लिसिटी। मतलब क्या होता है, सिंप्लिसिटी तरीके से इसको यूज किया जाता है। आप चाहो तो उसे रन में रख सकते हो, मतलब चालू में रख सकते हो, ताकि आपका बैकग्राउंड में भी नेट खाता रहे। हम मैक्सिमम उसे हम बंद रखते हैं। ये आपको किस तरीके का काम करना है ये आप खुद सेट कर सकते हो। उसके बाद है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग का मतलब होता है कि जब भी यूजर चाहे अपने हिसाब से अपने कंप्यूटर से शेयर कर सकता है एक से ज्यादा। कह रहा है कि अलो मल्टीपल यूजर टू शेयर ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। यानी एक कंप्यूटर सिस्टम में, पीछे नींद आ रहा है ब्लैक टी शर्ट वाले को, ध्यान दो। यूजर मल्टीपल सिस्टम, कंप्यूटर का एक सिंगल सिस्टम है जो मल्टीपल शेयरिंग करने का ऑप्शन देता है, जिसे हम कहते हैं टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग के बाद आता है रियल टाइम। मतलब अभी आप तुरंत जरूरत हो तो भेज सकते हैं। कह रहा है कि डिजाइन फॉर एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है। अब जैसे हम बैंक में जाते हैं, यूपीआई का यूज करते हैं, कहीं भी स्कैन किए पैसा भेज दिए, तुरंत पैसा आपके अकाउंट से उनके अकाउंट में चल जाता है। लेकिन क्या सच में पैसा जाता है? तो नहीं, एक नंबर जाता है उनके अकाउंट में, क्रेडिट होता है एक नंबर, आपके अकाउंट से एक नंबर माइनस होता है। कैश कहीं नहीं जा रहा है, कैश जो जहां पे है वहीं पे। तो रियल टाइम एप्लीकेशन वो होता है कि जो आप स्कैन करके यूज करते हैं, जो आपको तुरंत जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप एक एप्लीकेशन यूज करते हैं। कैसा? डिजाइन फॉर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन डिजाइन ही इसलिए किया गया विद द स्ट्रिक्ट टाइम रिक्वायरमेंट्स। मतलब अभी तुरंत जरूरत हो तब हम इसको स्कैनिंग का यूज करते हैं। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब को समझना, जो भी हमें जरूरत हो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। कह रहा है कि मैनेज ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर एज ए सिंगल सिस्टम। एक सिस्टम से हम कई सिस्टम चलाते हैं। अभी आप जहां पे बैठे हुए हैं, जिस क्लास में बैठे हुए हैं, जब आप कंप्यूटर पर बैठोगे आने वाले मंडे से, याद रखना कि एक सिस्टम पर बैठोगे, एक सिस्टम से सारा सिस्टम चल रहा है। इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब आप अलग अलग काम करोगे, लेकिन हम उसमें ऐसा सिस्टम सेट किए हैं ताकि आप अलग काम करो, दूसरा यूजर अलग काम करे, यूजर फ्रेंडली बनाया। इसलिए कहता है मैनेज ए नेटवर्क और कंप्यूटर एज ए सिंगल सिस्टम। एक सिस्टम से हम कई सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं, और ये सारा कुछ डिपेंड पड़ता है नेटवर्क से। कह रहा है कि नेटवर्क डिजाइन किया जाता है आपके एरिया के हिसाब से, आपको किस तरीके का चाहिए। हमें अपना पर्सनल नेटवर्क चाहिए। हर एक बैंक के पास अपना अपना पर्सनल नेटवर्क होता है, जिसका लिंक अलग अलग टाइप का होता है। इसलिए किसी बैंक में जाते होंगे तो कहता है लिंक फेल है, दूसरे बैंक में जाइए लिंक काम कर रहा है, तीसरे बैंक में जाइए वहां पे कह रहा है कि अभी लिंक फेल है। तो जो आपके पास इंटरनेट नहीं रहता है तो वो लिंक फेल क्या रहता है। यहाँ पे कह रहा है डिजाइन फॉर ए नेटवर्क इन्वायरमेंट्स अलाउ यूजर टू शेयर रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेट। यानी आप किस तरीके से चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग एक नेटवर्क बना करके आपको दिया जाता है, ताकि सिर्फ आप ही उसे यूज कर पाए, सिर्फ आप ही उसे यूज कर पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि मल्टीटास्किंग, मल्टीपल प्रोसेस, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड और नेटवर्क आप लोगों को क्लियरली समझ में आ चुका है। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आज हम लोग यहाँ पे रुकने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों का आगे का भी क्लास रहता है, उसे भी देखना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज हमने बहुत कुछ सीखा। जैसे एक बार हम गो थ्रू कर दें, आज हमारी जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी मेमोरी से। मेमोरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर फंक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम का रिसर्च मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस किस तरीके से होना चाहिए, उसका एग्जाम्पल क्या है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार हमने सीखा है। याद रखिए कल का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कल थोड़ा सा लंबा क्लास चलने वाला है, जहाँ पे इनपुट आउटपुट को समझने वाले हैं, कंप्यूटर कब कब बनाया गया, किस किस तरीके से बनाया गया, और कंप्यूटर साइज के हिसाब से किस तरीके से होता है, और किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से होता है, और अभी हम किस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ये सारा कुछ सीखने को आप लोगों को मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोग विंडोज के अंतर्गत विंडोज में भी एंट्री करने वाले हैं।
विंडोज में इंटर इसलिए करने वाला है क्योंकि हम लोगों को मंडे से कंप्यूटर पे बैठ करके काम करना है, इसलिए कल का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल आप लोग क्लास के टाइम से पहले आना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम रुकेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपसे बात करने के बाद जाने वाले हैं। अगर किसी का कोई सवाल हो तो चैट एंड कमेंट में लिखिए या आप सामने से पूछिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में।